तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, उससे आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट बेटे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग क्या देखे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है इसमें हम लोग 2 टाइप्स के हैं, SN1 SN2। ठीक है, SN1 का मतलब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल यूनिमोलिकुलर, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, N फॉर न्यूक्लियोफाइल और 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म में एक ही कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी एक ही मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। राइट, तो इसीलिए उसको हम लोग यूनिमोलिकुलर बोलते हैं। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग कर लिए थे, आगे बढ़ते हैं। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। इसके पहले क्या क्या किए थे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट, फिर उसके बाद देन इलेक्ट्रोफाइल कंप्लीट, तीसरा अपना न्यूक्लियोफाइल चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, तो सब्स्टिट्यूट करेगा किसको, एक्स को हम लोग यहाँ पर लिविंग ग्रुप बोलते हैं। एक्स क्या है, लिविंग ग्रुप। जितने आसानी से वो निकलेगा उतना ही रेट जो होगा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का फास्ट होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का फास्ट होने के कारण एक्स जितने आसानी से निकलेगा, एक्स जो है क्या है, उसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं। तो आसानी से निकलने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, वीक बेस होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि एक्स जो है लिविंग ग्रुप है, वो इसका जो एनायन होगा स्टेबल होना चाहिए या वीक बेस होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन फास्ट होगा। एक्स को हम लोग जितना ही अच्छा लिविंग ग्रुप रहेगा उतना ही मेरा रिएक्शन जो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का फास्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, यहां से एक्स निकलेगा। ध्यान देने की बात क्या है कि SN1 मैकेनिज्म में जो हम न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं वो किस टाइप का है, वीक न्यूक्लियोफाइल। क्यों ले रहे हैं, व्हाई यू आर टेकिंग द वीक न्यूक्लियोफाइल, कि यहां पर क्या हो रहा है कि इस रिएक्शन मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल वेट करता है एक्स को वहां से रिलीव होने के लिए। तो ये SN1 मैकेनिज्म जो है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कब होगा, जब यहां से पहले इसको वीक लिया जाता है। यदि ये फास्ट लेंगे तो क्या होगा, पहले अटैक कर देगा, एक्स रिलीव ही नहीं हो पाएगा। तो ये वेट करता है कि एक्स वहां से निकले, जिसके कारण कि फ्रंट और बैक दोनों साइड से वो अटैक कर सकता है। जब SN2 पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, जिसके कारण कि वहां पर आपका एक ही साइड से अटैक हो सकता है। यदि इसको वीक न्यूक्लियोफाइल निकलेंगे तो एक से यहां से ये जो रिलीफ होगा तो ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, इसके बैक से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये ग्रुप जो है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक प्लेन में रहेगा, तो फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक करने का ऑप्शन मिलेगा। तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पर, R और S दोनों बनेंगे। इसीलिए ये इस न्यूक्लियोफाइल को वीक कंसीडर करते हैं, इसलिए वाटर ले लेते हैं, मिथाइल अल्कोहल ले लेते हैं जो वीक न्यूक्लियोफाइल है। यहीं पर SN2 में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, KOH लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि वो तुरंत उस पर अटैक करेगा। पहले अटैक करता है बैक साइड से, नहीं, यहां पर क्या है, इसको वेट करना है, इसीलिए इसको वीक कंसीडर करते हैं कि एक्स यहां से निकलेगा तब ये जाकर अटैक करेगा। ये ध्यान देने की बात है। तो SN1 मैकेनिज्म में जो न्यूक्लियोफाइल लेते हैं वो किस तरह का होना चाहिए, वीक होना चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके हैं, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल OH- OR साइनाइड, NH3 RCOO, ये सारे हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट किए, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट SN1, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, 1 फॉर यूनिमोलिकुलर। यहां पर अब ध्यान देने की बात क्या है कि SN1 मैकेनिज्म में 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, और यही स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है, और वी कैन से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है।
तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये रेट कितने कब फास्ट होगा, जब कार्बोकैटायन जितना ही स्टेबल हो। कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा उतना ही SN1 रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन फर्स्ट स्टेप यही RDS है, दिस इज जो RDS, यही स्टेप से आपको डिसाइड होगा कि SN1 रिएक्शन फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है। तो स्टेबल होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यदि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में हम लोग कंसीडर करें तो मोस्टली SN1 मैकेनिज्म जो होता है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए, 1 डिग्री के लिए या प्राइमरी के लिए ऑलमोस्ट SN2 होगा, राइट। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। और ऑलरेडी हम लोग कार्बोकैटायन में भी ऑर्डर पढ़े हुए हैं, उस ऑर्डर को भी यूज करेंगे। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के बाद आता है बेंजीन का, उसके बाद एराइल ग्रुप आता है, उसके बाद आपका सेकेंडरी, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल वाला रहेगा। वो सीक्वेंस को याद रखना, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसकी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आपसे 3-4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें पूछेगा कि SN1 मैकेनिज्म किसमें फास्ट हो रहा है। तो देखना क्या है कि सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, जो कार्बोकैटायन बना है वो उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल कैसा भी ले है, मेरे को स्पीड से उससे कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है स्पीड पर न्यूक्लियोफाइल का। दूसरी चीज ध्यान क्या देना है, जो कार्बोकैटायन ये बनेगा यहां भी रीअरेंजमेंट प्रोसेस होगा, यहां भी रीअरेंजमेंट प्रोसेस होगा। मान लो 2 डिग्री बन रहा है, यदि हाइड्राइल शिफ्ट से या मिथाइल शिफ्ट से 3 डिग्री बनता है तो उसको रीअरेंजमेंट करेंगे। लेकिन ध्यान क्या देना है, रीअरेंजमेंट प्रोसेस में वो RDS में उसका कोई रोल नहीं रहेगा। फर्स्ट टाइम में जो बने सेकेंडरी बनेगा, वही स्पीड बताएगा। रीअरेंजमेंट वाला को हम लोग को स्पीड में उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा रीअरेंजमेंट होकर तब उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है बेटे, इसीलिए देखो यहां पर रेट दिया, रेट ओनली डिपेंड्स अपॉन सब्सट्रैक्ट। और ये OH कौन सा है, सॉल्वेंट वाला है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। जो वाटर एप्रोटिक वाटर हम लोग लेते हैं वो सॉल्वेंट है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा तो 2 मॉलिक्यूल हो गए तो बाइमॉलिक्यूलर होगा, नहीं। यहां पर OH क्या है, सॉल्वेंट है, एक ही मॉलिक्यूल सब्सट्रैक्ट की सिर्फ यूज हो रहा है, इसीलिए रेट भी क्या होगा उसी पर सिर्फ डिपेंड करेगा। और मोस्टली रिएक्शन जो होगा SN1 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को कंसीडर, 1 डिग्री के लिए SN1 नहीं है, प्राइमरी के लिए SN1 नहीं है। ये रेट सारे ये हो गए, आगे बढ़े। मिथाइल अल्कोहल ये लिविंग ग्रुप के बारे में बता रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन सैचुरेटेड RX, हाँ जो अभी डिस्कस कर लिए हैं, स्लो स्टेप, ये फास्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, फास्ट स्टेप है, इसका कोई भी स्पीड पर कोई लेना देना नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, और सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल आपका कार्बोकैटायन पर अटैक करके प्रोडक्ट बना रहा है। उसी चीज को थोड़ा डायग्राम से दिखाया गया है। हाँ, अब ये इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। अब यहां पर क्या है, ध्यान देने की बात क्या है कि फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन जो बना और न्यूक्लियोफाइल कैसा कंसीडर किया गया है, वीक न्यूक्लियोफाइल। क्यों किया गया है कि पहले X को निकलने के लिए मौका दिया जा रहा है। X को पहले यदि X निकल जाएगा तो मेरे ऊपर और नीचे दोनों जगह खाली हो जाएंगे। X निकलने के कारण क्या होगा, क्योंकि देखो ये क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहेगा, ये प्लेन में जो है sp2, X निकल जाने के बाद क्या हो जाएगा sp2, राइट। इसमें कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कार्बोकैटायन जब फॉर्मेशन होता है, हम लोग पढ़े थे कार्बोकैटायन में यदि कोई भी CH4 है, मान लो एक हाइड्रोजन निकालते हैं, CH3 बनता है,
2 इलेक्ट्रॉन की, कितने उसके बैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, 3 आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और उसके ऊपर और नीचे दोनों p ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं। तो यहां पे जब हम वीक कंसीडर करते हैं न्यूक्लियोफाइल तो क्या होगा, x निकल गया, ये देखिए p ऑर्बिटल यहां भी खाली है, यहां भी खाली है। अब सेकेंड स्टेप में जब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, जैसे मिथाइल क्लोराइड फॉर एग्जांपल, यहां पर जैसे ले लिए, ये दिया हुआ C, ये मान लीजिए CH3 CH2, ये किस तरह का है, कायरल भी है, देखिए ध्यान से, CH3 तीनों डिफरेंट है, कायरल से कायरल कंपाउंड भी है, राइट, कायरल होगा तभी R और S का प्रोडक्ट बनेगा। ये सब ऑलरेडी हम लोग किए हुए हैं। तो यहां पर क्या है, Cl जो है, Cl बाहर से निकल गया, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये खाली हो गया। अब ये Cl गया कहां, ये जस्ट इसके पास ही है, यहीं पर है, कहीं दूर नहीं गया हुआ, लिविंग ग्रुप जो है जस्ट उसके ऊपर ही है। तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा उसके 2 पोजीशन मिलेंगे, या तो इस प्लेन के टॉप पर या बॉटम पर। टॉप पर जाएगा तो क्या होगा, रिटेंशन, R अपना पोजीशन खुद जो जहां था वहीं का वहीं पे आ गया, उसी को रिटेंशन बोलते हैं और R बोलते हैं हम लोग। और इसके अपोजिट जाएगा तब क्या होगा, S, इन्वर्सन, सॉरी इन्वर्सन, उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्सन, राइट, तो जिसको कि S भी हम लोग बोलते हैं। उल्टा यहां Cl था, Cl के अपोजिट, तो ये क्या कहलाएगा, इन्वर्सन, जो कि यहां पे देखो डायग्राम से दिखा रहा है, S OH ऊपर लग गया, यहां पर OH Cl के अपोजिट, तो R हो गया। उल्टा कुछ दे दिया क्या, ये S फॉर रिटेंशन होता है ना, ये हाँ, कोई यहाँ उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है, गलत है, ये क्या हो गया, ये हो गया, उसी पोजीशन पे आया तो R कहलाएगा रिटेंशन, ये इन्वर्सन, उल्टा, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ पर ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ठीक है बेटे, क्लियर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि SN1 मैकेनिज्म में यदि आपका सबस्ट्रैट कायरल है, यदि आपका सबस्ट्रैट कायरल है तो प्रोडक्ट दो बन रहे हैं, R और S, ठीक है। यदि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे तो एनाइसोमर भी कहलाएंगे, ये सारा आइसोमरिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। अच्छा, कौन अब इस दोनों में मेजर और माइनर कौन होगा, क्योंकि यही नीट के लिए यही सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन मेजर और माइनर होगा, ध्यान देने की बात। जब ऊपर से अटैक करेगा, यहां पर Cl प्रेजेंट है जो रिलीविंग ग्रुप है क्लाउड में, तो क्या OH भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये जल्दी आने देने की चांसेस, इसकी प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, तो परसेंटेज क्या होगा इसका, माइनर, इसकी परसेंटेज, ये भी नेगेटिव Cl ऊपर क्लाउड जैसा, OH आया हमेशा OH को भगाने की कोशिश करेगा, OH को भगाने की, तो परसेंटेज क्या होगा, ऑब्वियसली इसका परसेंटेज कम बनने के चांसेस रहेंगे रिटेंशन का। अब इसके अपोजिट जाएगा तो कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं, आराम से बैक साइड से जाकर आपका न्यूक्लियोफाइल है, परसेंटेज किसका ज्यादा होता है, आपका इन्वर्सन का परसेंटेज ज्यादा, यानी इट मींस दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज योर माइनर प्रोडक्ट, ये ध्यान देने की बात है। और ये कब होगा, जब सबस्ट्रैट कायरल होगा पहला, वो ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके बाद दिस स्लाइड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें SN1 SN2 ही सबसे ज्यादा अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म में आपका ऑर्गेनिक का लगभग यही दोनों SN1 SN2 ही 50% कवर अप कर रहा है, बाकी 50% में सारे हैं, और इसी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी है। अब ये क्या बता रहा है, एनर्जी डायग्राम, इसमें कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि आपका जो है SN1 मैकेनिज्म जो है 2 स्टेप्स में हो रहा है, राइट। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बना, ट्रांजिशन स्टेट, राइट, और उसके बाद क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, फाइनल प्रोडक्ट अपना ये बन रहा है, एंड दो है स्टेट, दो ट्रांजिशन स्टेट है।
तो समरी अब क्या देख रहे हैं, हमें यहां सीखना क्या है कि SN1 मैकेनिज्म भी क्या है, एक्सोथर्मिक है, यानी हीट निकल, यहां देखो बॉन्ड क्या हो रहा है, यहां पर आपका बॉन्ड टूटा, अल्काइल हैलाइड जो है टूटा, जिसके कारण कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। तो जब बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी देना पड़ेगा, और यहां पे बॉन्ड जुट रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, एक क्वांटिटी कम है तभी ΔH निगेटिव आया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या ध्यान देना है कि ये रिएक्शन किस टाइप का होगा, SN1 जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसका क्या होगा, इसका क्यों पढ़ रहे हैं, वाई यू आर रीडिंग, क्यों बताया जा रहा है, तो ध्यान देने की बात है, ली चैटेलियर में हम लोग पढ़े हैं कि जो चीज होगा उसके अपोजिट कंपनसेशन करना पड़ेगा। यहां एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो टेम्परेचर डाउन करने से कंपनसेशन होगा, टेम्परेचर देंगे तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो क्या होगा, यानी जो हीट एनर्जी निकल रहा था वो कम होगा। यहां पर क्या हो रहा है, एनर्जी निकल रहा है, तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, SN1 रिएक्शन कराने के लिए लो टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या वो उसको सपोर्ट मिलेगा और एनर्जी ज्यादा निकलने लगेगा। तो रिएक्शन किस तरह का है, एक्सोथर्मिक है, एनर्जी निकल रहा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को लो रखना पड़ेगा। तो SN1 मैकेनिज्म जो भी होगा इसके कारण क्या होगा, लो टेम्परेचर पे होगा। ये सारे इसलिए पढ़ रहे हैं, जब एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो टेम्परेचर कंट्रोल से ही दो प्रोडक्ट बनते हैं, हाई टेम्परेचर पे अलग प्रोडक्ट बनेगा, लो टेम्परेचर पे अलग बनेगा एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो SN1 एक्सोथर्मिक होने के कारण लो टेम्परेचर पे ऑपरेट होगा, यह ध्यान देने की बात है। क्यों, क्योंकि यहां पर एनर्जी रिलीज हो रहा है, दो ट्रांजिशन स्टेट हैं, लेकिन क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है कंपेयर टू ब्रेक, इसीलिए यहां पर ये एक्सोथर्मिक है और लो टेम्परेचर पर ये ऑपरेट होगा। ये ध्यान देने की, यही इसका इस ग्राफ का नक्शल है। चले आगे बढ़े बेटे। द रोल ऑफ आयन पेयर्स, हाउ कैन रिलीविंग ग्रुप इन्वॉल्व, ये रिलीविंग ग्रुप हम लोग बहुत पढ़ लिया, इंटीमेटेड आयन, इमर्शन आयन। चलो आगे बढ़े। हाउ कैन इंटरमीडिएट ऑफ कार्बोकैटायन इन्वॉल्व, ये जो परसेंटेज अभी बात कर रहे थे, ये देखो जो परसेंटेज की बात कर रहे थे हम लोग इस स्लाइड्स में। यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि एग्जाम्पल क्या लिया है, 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, 1 क्लोरो, देखिए ये फिनाइल है, ये इसको देखा जाए तो 1 क्लोरो CH3 Cl बेंजीन रिंग और H, यही है नाम हो गया। 1 क्लोरो 1 फिनाइल और इथेन, 2 कार्बन होगा, 1 2, आईपीसी नेम यही हुआ, ठीक है। तो एग्जांपल क्या लिया, 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मींस वाटर से रिएक्शन कर रहा है। यहां ध्यान देना सॉल्वेंट भी वाटर है और न्यूक्लियोफाइल भी वाटर है, सॉल्वेंट भी वाटर है, प्रोटिक लिए हुए हैं, उसका ऑलरेडी कॉन्सेप्ट हम लोग देखे हैं, क्योंकि मिथाइल क्लोराइड जब पहला कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है तो जो एनायन निकला है वो यदि एक प्रोटिक नहीं लिएगा तो वही कंबाइन करके फिर रिवर्स करके सेम प्रोडक्ट सब्सट्रैक्ट बन जाएगा। तो क्या करता है ये प्रोटिक, क्या करता है, जाल जैसा उस एनायन को कैप्चर कर लेता है अपने अंदर कि वो जाके उसे कंबाइन दोबारा नहीं करे, ठीक है। तो यहां पर उसी तरह से याद क्या किया, तो ये वाटर पहला बार में जो शो कर रहा है ये कौन सा है, सॉल्वेंट वाला, कौन सा है, सॉल्वेंट वाला। तो ये क्या किया भाई यहां से, तो
तो ये वीक भी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक भी है, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट वाला क्या करेगा, वेट करेगा पहले, वीक है तो ये क्या यहां से Cl पहले निकलेगा, उसके बाद ये OH जाकर, अभी देखिए टॉप और बॉटम दोनों से, तो यहां पे देखिए रिटेंशन वाला, हाँ ये सही है, रिटेंशन वाला देखिए 49% है। रिटेंशन मींस ऊपर जहां हैलाइड कोलाइड लगा है, यदि वहीं पर जाता है सेम पोजीशन पे, इसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन, अपना जगह ऑक्यूपाई कर लिया। वहां पर ऑलरेडी किसका क्लाउड है, एनायन का है, रिपल्सन करेगा, जिसके कारण वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा, माइनर प्रोडक्ट भी बन रहा है। और दूसरा वाला इन्वर्सन देखिए 51 शो कर रहा है, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। ध्यान देना और क्या है कि ठीक है, जो चीज, एक चीज और समझाना चाह रहा हूं मैं, लॉक हो गया। चलो, क्या है कि पहले स्टेप में जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, तो ये CH CH3 प्लस। अब किस टाइप का रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस। तो निक्लोफाइल इस पर H2O है, ध्यान से इसको समझना है। यहां भी बच्चे अब क्या सोचते हैं कि यहां से OH सीधे जाकर जुड़ जाता है, OH सीधे जुड़ जाता है। होता क्या है कि ये जो H2O है, ये H2O यहां पर जाकर अटैच होगा पहले, HPH CH3 और OH और H प्लस साइन इसका गायब हो गया। इसके बाद फिर फर्दर क्या होता है, सॉल्वेंट H2O जो है वो क्या करेगा, इस H आयन को यहां से क्या करेगा, H पूरा निकल जाएगा, H यहां से निकलकर तब बनाता है ये मिथाइल वाला, ये OH अटैच होगा, CH3OH। इस तरह से रिएक्शन होता है, ये स्टेप गायब किया हुआ रहता है हर जगह। क्या हुआ, जो कार्बोकैटायन का फॉर्म, हाइड्रोलिसिस के केस में यदि हाइड्रोलिसिस हो रहा है, कार्बोकैटायन का सॉल्वेंट से हो गया फॉर्मेशन, उसके बाद क्या हो रहा, वाटर से रिएक्शन कराना है ना। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि OH सीधे जाके जुट जाता है, नहीं, H2O जाके जुटता है। ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये जाके कार्बन से जुटेगा। अब इसके बाद क्या होगा, यहां से H निकलेगा, H3O बना देगा, ये सॉल्वेंट वाला कंसीडर करेगा, तब ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ये सारे जो प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये ध्यान देने की बात है हाइड्रोलिसिस में। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा एग्जांपल, व्हेन 3-chloro 3-7 डाइमिथाइल ऑक्टेन लिया है। चलो ये कर दिया, वही सेम कॉन्सेप्ट यहां भी, यहां पर ध्यान देना है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, सॉल्वेंट क्या है, CH3COCH3 एसीटोन। वाटर भी पढ़े थे, वाटर सबसे ज्यादा डाइलेक्ट, ध्यान देना है, वाटर जो है, वाटर क्या करता है, यहां सॉल्वेंट क्या कर रहा है कि ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, नेचर क्या है उसका, पोलर प्रोटिक। पोलर का काम क्या है, ये इसके बीच में जो बॉन्ड बना, ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो डेवलप हुआ सब्सट्रैक्ट में, पोलर नेचर होने के कारण क्या करता है, पोलर का काम क्या है, उसको ब्रेक करना। और ये जो सॉल्वेंट हम लोग कंसीडर करते हैं, वाटर का सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक है, तो सबसे ज्यादा, और ये उसके बाद एसीटोन उससे कम है, अंडरस्टूड। तो सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक वाटर का होता है, ये सब ध्यान देने का है। यहां पर एसीटोन लिया है, दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, राइट। यहां भी वही प्रोडक्ट, रिटेंशन वाला कम परसेंटेज बना है और इन्वर्सन वाला ज्यादा बना है, इस चीज को ध्यान देना है। क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव में देगा विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, SN1 में आपका जो निक्लोफाइल, ये निक्लोफाइल जो है वो फ्रंट से भी अटैक कर रहा है और बैक साइड से, दो उसके पोजीशन मिल रहा है, R और S का फॉर्मेशन हो रहा है। SN2 में नहीं, ऐसा नहीं होगा, SN2 में एक ही साइड से उसको मिल रहा है, बैक से। ये जब पढ़ेंगे NC2
तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, आगे बढ़े हम लोग। अब ये देखो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स है। अब ये क्या कर रहा है, हाँ जो रीअरेंजमेंट की बात करते थे इस स्लाइड्स में, जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, तो प्रोडक्ट जब बनेगा, जब आपका रीअरेंजमेंट, जैसे मान लीजिए आपका सेकेंड डिग्री बना हुआ, तो सेकेंड डिग्री से यदि थर्ड डिग्री का ऑप्शन बन रहा है आइदर हाइड्राइल शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट करके, तो वो बनने के बाद ही देन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यानी इट मींस यहाँ कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन हो रहा है, रीअरेंजमेंट प्रोसेस भी होगा, तभी स्टेबल होने के बाद ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्या दे रहा है इसको देखें, रीअरेंजमेंट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकैटायन, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे हैं, जहां भी कार्बोकैटायन का होगा रीअरेंजमेंट प्रोसेस होना है, ये दिमाग में सेट रखिए। फॉर्मेशन ऑफ द rearrangement product is a stronger evidence for the formation of carbocation in SN1. कार्बोकैटायन में rearrange before combining the nucleophile, nucleophile से combine होने के पहले rearrangement करेगा। ठीक, formation of the different product single substrate in a reaction is a classic evidence that is the reaction is proceeding through an intermediate. Alkaline hydrolysis of, जैसे ये एग्जाम्पल है 2-bromo 3-methyl butane का। चलो अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, वाटर सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, अब चलो इस पर ध्यान दिया जाए। आपका कार्बन यहां से ये ब्रोमीन निकलेगा, ब्रोमीन निकलेगा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, किसके कारण, वाटर सॉल्वेंट ले लिया, यहां से ये आपका Br+ Br- बाहर निकल गया। अब ये जो कार्बोकैटायन बना, ये ध्यान से देखो कितने कार्बन जुड़ा है, 1 2, सेकेंड डिग्री बना। ध्यान देने की बात क्या है, जब रेट पूछेगा तो इसी पर डिपेंड करेगा। SN1 3-4 जैसे ऑप्शन दे दिया तो गलती से ये नहीं देखिए कि स्टेबल वाला से कंपेयर कीजिएगा, कंपेयर जो फॉर्मेशन हुआ उसी से कंपेयर करना है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप क्या है, ये फर्स्ट स्टेप में सिर्फ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है और रेट इज ऑल्सो डिपेंड, क्योंकि वही स्लोएस्ट स्टेप है। हम कभी भी गलती से यदि रेट पूछेगा तो स्टेबल वाला को ध्यान नहीं देंगे। हाँ, प्रोडक्ट फाइनल दूसरे स्टेप के लिए अरेंजमेंट प्रोसेस है, सेकेंड स्टेप के लिए आपका जो कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाकर तब उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, राइट। तो ये सेकेंड डिग्री बना है, ये यहाँ ऑप्शन है यहाँ पर शिफ्ट होकर थर्ड डिग्री बनने का, हाइड्रोजन शिफ्ट करके, ये देखो हाइड्राइड शिफ्ट करके, क्योंकि लेस स्टेबल है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब उसके बाद आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जैसे यहाँ वाटर से कर रहा है, तो ये यहाँ ये जाकर इस पॉइंट पर ये देखो जुट गया। तो इस तरह से ध्यान देना है। ठीक है बेटे, यहाँ भी यदि ये कार्बोकैटायन, ये यदि कार्बोकैटायन आपका कायरल होगा तो यहाँ भी R और S दोनों बनेंगे, यदि नहीं होगा तब नहीं बनेंगे। कायरल ही नहीं हो तब तो चांस ही नहीं रहा ना। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े इस पर। अब इफेक्ट की बात करें, इफेक्ट कहने का मतलब किस किस पैरामीटर पर SN1 रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। पहला तो दिमाग में फर्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियोफाइल पे कभी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि सेकेंड स्टेप से हमें, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है क्योंकि फास्ट है। तो पहला न्यूक्लियोफाइल पे कभी भी भूल के सोचना नहीं है। तो डिपेंड कहां करेगा, सब्सट्रैक्ट पर, सॉल्वेंट किस तरह का ले रहा है, वाटर ले रहा है, केसीटोन ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। लिविंग ग्रुप कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। तो वही चलो 1 by 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ सब्सट्रैक्ट। कहने का मतलब सब्सट्रैक्ट किस तरह का ले रहे हैं, 3 डिग्री ले रहे हैं कि 2 डिग्री ले रहे हैं कि 1 डिग्री ले रहे हैं कि प्राइमरी ले रहे हैं, किस तरह का आप ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका उसका रेट डिफाइंड होगा, क्या स्पीड होगा।
तो वही इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ सब्सट्रैक्ट में क्या देखना है, सब्सट्रैक्ट किस तरह का है, 3 डिग्री का है कि 2 डिग्री का है, जिस तरह का होगा उस तरह का हम लोग लेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखो बेटे, ये सीक्वेंस सीरीज जो हम लोग कार्बोकैटायन में भी पढ़े थे वही सीरीज है। यहां पर देखिए टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद बेंजाइल कैटायन आ गया, उसके बाद एलाइलोला आ गया, उसके बाद सेकेंडरी आ गया, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी आ गया, मिथाइल कार्बो, फिर विनाइल वाला आ गया। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कार्बोकैटायन में। इसी के अकॉर्डिंग अब यहां पर जो रेट पूछेगा कि ये किसका फास्ट है स्लो है, तो इसी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम आंसर को देंगे, देख लेंगे सब्सट्रैक्ट कौन सा है। और यही ऑर्डर क्या है आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो यहां से दिया ना, लेफ्ट इधर से चलेंगे, ये रिएक्टिविटी फास्ट हो रहा है, इंक्रीजिंग दी रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा टर्शियरी का है, तब बेंजाइल कैटायन का स्पीड ज्यादा है, तब एलाइल वाले का, तब सेकेंडरी, तब प्राइमरी मिथाइल विनाइल, इस तरह से है। और ये भी ऑलरेडी वहां सारा हम सीक्वेंस देखे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, ओके, आगे बढ़े हम लोग। तो पहला क्या देखे कि फैक्टर SN1 रिएक्शन में सब्सट्रैक्ट कैसे इफेक्ट कर रहा है, रिएक्शन इफेक्ट करने मतलब स्पीड की बात कर रहा है, स्पीड फास्ट है कि स्लो है तो सब्सट्रैक्ट पर डिपेंड करेगा, पहला रीजन देखे। नेक्स्ट दूसरा हम लोग ये क्या दे रहा है, बेंजाइल कार्बोकैटायन डिस्पर्सेस द पोजीशन। ओके, ये जैसे डिफरेंट लिए हुए है, ये आपका 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यदि आपसे कंपेयर करने के लिए पूछता है ना कि कौन सा है, तो और फिर 3 एडजेसेंट पोर्टेबल, चलो ये रहने ओवरलैप, ये सब डायग्राम, हाँ ये सब ऑलरेडी हम लोग देखे हुए। जैसे यहाँ पर देखो CH2 लगा, राइट, रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी इंक्रीज किया। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन के लिए जितना रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा जितना होगा उतना ही वो ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट ये मिथॉक्सी मिथाइल क्लोराइड दिया हुआ है, ठीक है, अंडरगोज हाइड्रोलिसिस मोर देन 10⁴ टाइम्स फास्टर देन मिथाइल क्लोराइड। क्या दिया हुआ बेटे, हम लोग पहले से ये रिएक्शन जानते हैं, ये क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन जो है, ठीक है, यहां जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा वाटर सॉल्वेंट को यूज करके CH3+, मिथॉक्सी मिथाइल क्या ले रहे हैं, मिथॉक्सी CH3O, ठीक है, देन CH2Cl। इसका मिथॉक्सी क्लोराइड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस यानी वाटर से रिएक्शन करा रहा है, ये कितना है 10⁴ टाइम्स फास्टर देन मिथाइल क्लोराइड। क्यों, रेजोनेंस। यहां पर क्या बनेगा, ये देखो, ये जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा CH3O CH2+, कंजुगेशन पाई सिग्मा लोन पेयर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ज्यादा, इसमें आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रहा मिथाइल क्लोराइड में, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल सबसे ज्यादा होगा, डेफिनेटली रेट भी ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी ज्यादा हो गया उसका, इसीलिए ये 10⁴ टाइम्स ज्यादा है। तो जितना ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उतना ही स्पीड, क्योंकि कार्बोकैटायन जितने ज्यादा स्टेबल उतना ही SN1 रिएक्शन फास्ट होगा। ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग क्या क्यों पढ़ रहे हैं, सिर्फ चेक करने के लिए कि किस रिएक्शन में SN1 फास्ट होगा कि स्लो होगा, क्योंकि क्वेश्चन वही पूछना है आपको, ऑर्डर्स अरेंज करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेंगे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है। वही चीज कह रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द कार्बोकैटायन फॉर्म आफ्टर द अयोनाइजेशन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड।
क्लियर है बेटे? दोनों में कंपेयर करेगा तो आप कर लीजिएगा आराम से। ये सारे रिएक्शन दे देखिए, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दिखाया है जो अभी हम लोग बता रहे। उसके बाद अब क्या है, हाँ, जो न्यूक्लियोफिलिक के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे, इफेक्ट ऑफ अटैकिंग दी nucleophile. SN1 reaction mechanism, nucleophile is not involved in the rate determining step. न्यूक्लियोफाइल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में यूज ही नहीं होता है। The rate of SN1 reaction is independent of the nature of nucleophile. न्यूक्लियोफाइल कैसा भी लीजिए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है स्पीड के मामले में। A better nucleophile will not accelerate. यदि अच्छा भी आप लेते हैं तब भी कोई फायदा नहीं है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल लीजिए या बुरा लीजिए, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में है ही नहीं। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही बताता है कि रिएक्शन फास्ट है कि स्लो है, इसलिए आपका न्यूक्लियोफाइल पर इंडिपेंडेंट रहता है SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, अब ये है, हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देगा, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। अब यहां पर क्या बता रहा है कॉन्सेप्ट न्यूक्लियोफिलिक बेसिसिटी, जो कि ऑलरेडी मैं बताया भी हूं कि ग्रुप में, कॉलम में जैसे HF, HCl, HI, ये सब क्या है, रिलीविंग ग्रुप की बात हो रही है। चाहे RF ले लीजिए, अल्काइल हैलाइड, RF, फिर RCl, फिर आप RBr, फिर RI। अब यहां पर आपसे पूछे कि विच वन इज द बेस्ट रिलीविंग ग्रुप, ये पूछा हुआ है ऑलरेडी नेट में ये क्वेश्चन चारों देकर पूछा है, इसमें से कौन सा बेस्ट रिलीविंग ग्रुप है। तो कंडीशन क्या है रिलीविंग ग्रुप के लिए? लिविंग ग्रुप के लिए कंडीशन क्या है? वीक बेस होना चाहिए और दूसरा स्टेबल एनायन होना चाहिए। स्टेबल एनायन की जब भी बात करते हैं शुरू से ही, जब से ही हम लोग आपका ये जीओसी पढ़े हैं, वहीं से हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे, वहां पे एसिडिटी, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, यही सारा डिस्कस किया है एनायन के बारे में। जितना ही साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्शन उतना ही ज्यादा होगा और आपका स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी का फैक्टर करने मतलब जितने पैसे अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्शन जितनी अच्छी तरह से होगा उतना ही वो एनायन स्टेबल होगा। कॉलम में हमेशा हम लोग कौन सा पैरामीटर लेते हैं? साइज की बात करते हैं। तो डेफिनेटली क्या होगा, आयोडीन का साइज क्या होगा, एनायन टर्म में देखें तो साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्शन करने के लिए साइज बहुत ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन कौन बनेगा? I माइनस, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस। तो उसी तरह से तब रिलीविंग ग्रुप सबसे बेस्ट कौन कहलाएगा? Ri नंबर 1, देन उसके बाद सेकंड पे Rbr, देन थर्ड पे Rcr, देन फोर्थ पे। ये ऑलरेडी नेट में भी पूछे हुए हैं क्वेश्चंस जो हैं, ये सारे कुछ फिक्स क्वेश्चन हैं जो कि बराबर रिपीट होते हैं, और ये सब गलती करने का मतलब हो गया कि आप उस लाइन से बाहर हैं, इसमें कोई शक नहीं है 1%। जो क्वेश्चंस आपके 10 इयर्स के आए हुए हैं, यदि उसमें से कोई गलती आप कर रहे हैं तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा है। कोई उसके बाद सोचिए मत कि हम 500 भी टपेंगे। तो इसलिए अभी जितने दिन 10 बच्चे हैं उसमें सिर्फ क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी जो टेस्ट लिया जाए उस पर फोकस ओनली। 10 साल का क्वेश्चन बैंक टारगेट था 15 तक में एक बार में कंप्लीट हो जाना, राइट बेटे? उसको किसी हालत में आप कंप्लीट कीजिए। तो ये तो यहां क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो रो की बात हो रही है। रो में हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, वहां पर स्टेबिलिटी। देखो यहां पे क्या कर रहे हैं, किस चीज का फोकस कर रहे हैं? लिविंग ग्रुप की बात कर रहे हैं। कॉलम का तो डिस्क हो गया। अब आप ऑलरेडी जानते हो यदि नेगेटिव चार्ज जितने ही ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर रहेगा उतना ही स्टेबल होगा। ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हम लोग जीओसी में कि यदि आपके यानी पीरियड की बात कर रहे हैं तो पीरियड में यदि कंपेयर करना हुआ कि कौन स्टेबल एनायन है,
तो कैसे स्टेबल? नेगेटिव चार्ज जितने ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पर रहेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पे आप देखिए CH3 NH2OH है, राइट। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का है, तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? OH, उसके बाद NH2, उसके बाद CH3। क्लियर? तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो वहां से निकलेगा। अब ये क्या कर रहा है इसका देख लो आप थोड़ा सा। इंक्रीजिंग ये तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रहा है, चलो, लेकिन हम लोग का काम का चीज वही है जो इस डायग्राम से मेरे को समझाना था। Nucleophilicity is a measure of how readily an atom donates the electron pair to other atom. Basicity is measure how the असली एप्लीकेशन वहीं पर, क्योंकि हमको बेस्ट लिविंग ग्रुप है, इस कॉन्सेप्ट के इस डायग्राम को वहां पर उसी तरह से हम लोग यूज करेंगे, राइट बेटे? ठीक है, क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ ऑलरेडी। अब ये क्या कर रहा है, कौन सा फैक्टर की बात कर रहा है? टू फैक्टर दैट अफेक्ट द रिगार्डिंग रिलीविंग ग्रुप फॉर द रेट इन SN1 रिएक्शन, रिलीविंग ग्रुप की बात कर रहा है। द EG with which the रिलीविंग ग्रुप डिसोसिएटेड फ्रॉम कार्बन, जो आसानी से टूट के अलग हो जाए। अच्छा, द स्टेबिलिटी ऑफ रिलीविंग आयन दैट इज लेफ्ट आफ्टर ब्रेकिंग द बॉन्ड, जितना ही वो स्टेबल रहेगा उतना ही आसानी से टूट के निकलेगा, जो कभी भी डिस्कस किए हैं। A relieving group which becomes a more stable species after it depart is better living group. बेटर लिविंग ग्रुप के लिए जितना ही वो स्टेबल रहेगा उतना ही बेटर लिविंग ग्रुप होगा। वीक, और दूसरा देखिए फैक्टर वीकर बेस भी दे दिया। ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है। कभी भी मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि बेस्ट लिविंग ग्रुप के लिए कंडीशंस क्या है, वीक बेस होना चाहिए या स्टेबल एनायन होना चाहिए। ठीक है बेटे? देखो ये डायग्राम भी देख दिया हुआ जो अभी डिस्कस कर रहा था। ये कुछ फिक्स पैटर्न है जो क्वेश्चंस आने हैं, इसको आपको हम हमेशा दिमाग में सेट करके रखिए। अब क्या दे रहा है ये देखिए हम लोग, बेस्ट रिलीविंग ग्रुप ये वैल्यू के साथ दिया हुआ है। ये देखिए वैल्यू दिया आयोडीन का सबसे ज्यादा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, आयोडीन। अदर वीक बेस, दूसरा वीक बेस कौन कौन सा है ये देख लीजिए। ये तो हो गया कॉमन मिथाइल सल्फोनेट, ये भी वीक बेस है, ठीक है। फिर उसके बाद रेजोनेंस स्टेबलाइज, ट्राइफ्लैट आयन, ये सारा देख लीजिए। काम बहुत उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन नॉलेज भर रखिए कि ये सारे भी वीक बेस है। अब ये भी आप देखा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों जगह यूज आएगा, SN1 में भी आएगा, SN2 में भी कॉन्सेप्ट में यूज आएगा। टाइप ऑफ सॉल्वेंट 2 तरह के हो गए, पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर की तो बात ही हम लोग नहीं कर रहे हैं SN1 SN2 में, ठीक है। बात हो रही है मेरा टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट में हमें फोकस करना है पोलर पर, आइदर SN1 मैकेनिज्म हो या SN2, क्योंकि पोलर क्या करता है सॉल्वेंट, हमें अल्काइल हैलाइड के बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो पोलर क्या करेगा, उसके बॉन्ड को ब्रेक करेगा। नॉन पोलर तो हम लोग यूज ही नहीं करेंगे। अब पोलर भी 2 तरह के हो गए, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। ये कहां पर यूज करेंगे, SN1 में, SN1 में, और पोलर एप्रोटिक SN2 में यूज होगा, राइट। अब अभी तक जो आप वाटर जान रहे थे, एसीटोन जान रहे थे, ये सारे क्या थे, पोलर। ये देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन सा है, वाटर, मिथेनॉल CH3OH मिथाइल अल्कोहल, इथेनॉल C2H5OH, अमोनिया NH3, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड। ये सारे क्या है आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। सबसे ज्यादा किसका है वैल्यू, वाटर का है। वो वैल्यू का मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा वाटर का होता है, ठीक है। ऐसे ये उल्टा में लिख दिया लग रहा है कुछ ये, अच्छा ठीक है, ये ऊपर ठीक है, ये अलग अलग कॉलम, इस साइड ये कॉलम दे दिया, नो प्रॉब्लम। पोलर प्रोटिक का इधर दे दिया है, हाँ। एप्रोटिक में कौन कौन सा है ये भी याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत, क्योंकि
इसी को देखकर आपसे ये भी क्वेश्चन दूसरा पूछा दिया रहेगा SN1 है कि SN2 है, केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में, पूछेगा कि SN1 है कि SN2 है, तो वो आप सॉल्वेंट देखकर खटक देना पकड़ लोगे। यदि ये सारे कोई भी सॉल्वेंट दिया रहेगा आप SN1 पे टिक मार्क करोगे, यदि ये सारे सॉल्वेंट दिया रहेगा तो SN2 पे टिक मार्क करोगे। तो क्विक आंसर देने के लिए आपका सॉल्वेंट दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि SN1 है कि SN2 है, तो ये इसलिए ये याद रहना बहुत जरूरी है। कौन कौन सा है ये देखो, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड कहने का मतलब ये H डबल बॉन्ड O CH3 और CH3, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। दूसरा क्या करा, डाई मिथाइल फॉर्माइड, ये क्या है, डाई मिथाइल फॉर्माइड, N N N N N N, ठीक है, N हो गया, और O ये CH3, ये CH3, ठीक है, राइट बेटे। ये थोड़ा सा देख लेंगे, यहाँ पे शायद OH होता है, पर कंफर्म हो लेंगे, हाँ OH होगा, ठीक है, दोनों साइड में मिथाइल मिथाइल लग गया, तो डाई मिथाइल फॉर्माइड बोलते हैं, एमाइड वाला ग्रुप जो है, ठीक है, एसिड वाला। दूसरा आप देखिए एसीटोन नाइट्राइल, ये सारे डायरेक्ट दिए रहेंगे, ये फायदा कहाँ करेगा, SN2 SN1 पूछेगा, वहां पर सॉल्वेंट देख के ही आप तुरंत क्विक आंसर मारोगे। फिर उसके बाद ये तो कम ही जगह मैं देखा हूं, फिर एसीटोन, ये भी कॉमन हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हैं। स्पीड बीट बता दिया, सबसे ज्यादा डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड का है। उसी तरह से यहां भी देखिए सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका ज्यादा है, वाटर का। तो दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड कि गिवन रिएक्शन इज SN1 एंड SN2। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं कि सॉल्वेंट किस तरह, जिसके बारे में अभी डिस्कस किए, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। क्योंकि SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म हो रहा है, तो किस किस फैक्टर पर, पहला सब्सट्रैक्ट का हम लोग देखें, सब्सट्रैक्ट किस तरह का है, दूसरा लिविंग ग्रुप कैसा है, उस पर डिपेंड किया। बस कौन सा गया, जो फर्स्ट स्टेप में हम सॉल्वेंट को यूज कर रहे हैं कार्बोकैटायन फॉर्मेशन पर, तो हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि वाटर का सबसे ज्यादा होता है, उसका रेट सबसे ज्यादा होगा, वही बात ये कर रहा है। SN1 रिएक्शन रिक्वायर्स आयोनाइजेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म कार्बोकैटायन, जो कार्बो आपका अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, उससे जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, इट इज फेवरेबल सॉल्वेंट विथ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सबसे ज्यादा, जैसे वाटर का 80 के आसपास है, तो सबसे यानी जिसका डाइलेक्ट्रिक सबसे ज्यादा होगा उसका रेट ज्यादा होगा। Transition state in SN1 is more polar and hence is more stabilized by the polar solvent through solvation. In addition to dielectric constant, the ability to form hydrogen bonding with X and makes a protic solvent better solvent for SN1. ये सारा ऑलरेडी हम लोग देख लिए, ये देखो H2O, ये वाटर किस तरह से फाइनली फिर उसका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। नक्सल क्या देखे कि जो आपका प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हुआ है, प्रोटिक पोलर प्रोटिक, उसमें वाटर की सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक होता है, सबसे ज्यादा आपको वो रेट स्पीड उसका सबसे ज्यादा रहेगा। उसके बाद SN1 रिएक्शन mainly when water is present as a solvent, ठीक है, the rate of the reactions increases the polar solvent rate of reaction को increase करता है। ये ऑलरेडी सारा हम लोग डिस्कस किए। तो इस तरह से अपना SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। कल क्या करेंगे, SN2 को पढ़ते हुए कंपेयर करते हुए रिएक्शंस को सारा एग्जांपल्स को सॉल्व, अब जैसे दिया रहेगा आपके एग्जांपल्स में, उसमें पूछेगा कि SN1 होगा कि SN2 होगा कि दोनों होगा, कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे थर्ड डिग्री है, थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 दिया,
अब SN2 की बात करेंगे तो थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 नहीं देता है, SN2 नहीं देगा। लेकिन ऐसा ये नहीं कि एक देगा तो दूसरा नहीं, ऐसे भी रिएक्शंस हैं जो कि दोनों देंगे, SN1 भी देगा, SN2 भी देगा। तो पहले SN2 का जब हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए और कंपेयर करते हुए हम लोग SN2 को भी कंप्लीट कर लेंगे। आज इस तरह से SN1 के लिए काफी इतना कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग SN2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे।